वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और सरप्राइज आपके लिए है कि यहाँ कराची में हमने अपना ये प्यारा सा सेट लगाया है राइजिंग पाकिस्तान का रेप्लिका। जरा अभी आप लॉन्ग शॉट में जाएंगे ना तो अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, तो आपने बताना है कि क्या चेंज है। वो बचपन में नहीं आया करते थे वो जो फ़र्क मालूम करें, तो मेरा ख्याल है हमें अपने इस्लामाबाद और कराची सेट को साथ साथ रख के आपसे फ़र्क मालूम करवाना चाहिए। लेकिन आज ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आज यहाँ कराची में हमारे इतने प्यारे, इतना सोना मुंडा हम आपके लिए लेके आए हैं जिससे आपकी मैंने मुलाकात करवानी है, गप लगानी है इसका स्टाइल, काम का, इनके लुक्स एंड द वे ही हैज़ ग्रूम्ड हिमसेल्फ ओवर द ईयर्स। और एक से बढ़ एक के एक 100 से ज़्यादा सीरियल्स और बहुत कुछ। आई एम सो वेरी हैप्पी कि टीपू आज मेरे साथ मौजूद हैं। टीपू शरीफ, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मिस कर रहे हैं आप सर्दी? नहीं, अब वो इस्लामाबाद पिंडी नहीं रहा। नहीं, अब वहाँ पे भी ऐसी गर्मी होती है तो कि सर्दी के चक्कर में हम वहाँ जाते थे और ग्रीनरी देखने के लिए। एग्जैक्टली। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज गेटिंग कट डाउन। क्यों, ये क्या हो रहा है वहाँ? बस अब देखें ना, ट्रीज के साथ तो मोहब्बत हो तो फिर ट्रीज का ख्याल रखा जाता है। पहाड़ भी अब वैसा नहीं रहा, उसके ऊपर बड़ी सफाई हो गई है। सफाइयाँ हो गई। इस पे आप लोग फड्डा नहीं डालते कोई? हम डालते हैं, आप आए ना मिलके फड्डा डालते। जरूर जरूर, मैं तो ऐसी चीज़ों में कूदता रहता हूँ, आपको आए पता ना। है। आपसे तो आज मैंने आपके एनिमल राइट्स के हवाले से भी बात करनी है, तो आपने तो ट्रीज राइट्स का जिक्र पहले ही छेड़ दिया। हाँ। सो ये नेचर से और ये जानवरों से ये कनेक्शन क्या बचपन से है टीपू का? अब देखें, अभी मैंने आपका तारुफ ही कराया और आपने फौरन पहाड़ों और दरख्तों की बातें आप शुरू कर दी। आए जहाँ से, वो इतनी खूबसूरत जगह है, उसका जिक्र करना ज़रूरी होता है। मुझे पौधों का कोई ख़ास शौक़ बचपन में नहीं था। खेलते बहुत थे दरख्तों के ऊपर, उस वक्त बड़े दरख्त होते थे। अब बड़े दरख्त बहुत कम नज़र आते हैं, विच इज़ सैड, क्योंकि अब आजकल के बच्चे वो फीलिंग नहीं ले सकते जो हमने ली थी। हमारे वालिदैन यही बातें करते थे तो हमें मजाक लगता था कि यार ये देखो बुड्ढे ये बातें कर रहे हैं। अब वही बच्चे आजकल की कहते होंगे ये देखो बुड्ढे ये बातें कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ टाइम गोज़ बाय। कभी गिरे दरख्तों से? बिल्कुल गिरा, बल्कि मुझे ज़्यादा ऊपर मैं जाता नहीं था। मुझे हाइट से पता नहीं क्यों घबराहट होती थी। फोबिया नहीं था, मगर मैं थोड़ा कोऑर्डिनेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है जितना वो चढ़ने वालों की होती है ना, तो मैं अक्सर ऑफ बैलेंस होकर गिर जाता हूँ। ओके ओके। अच्छा टीपू, मुझे आप ये बताओ कि आपकी मदर की साइड से आपकी फैमिली का ताल्लुक टर्की से? जी। सो मेरे ख्याल आपकी पैदाइश भी तुर्की जी, मैं की है? इस्तांबुल में पैदा हुआ। तो ये बताइए कि हम लोगों ने अब आके ये टर्किश ड्रामे वगैरह देखने शुरू किए और टर्किश कल्चर और टर्किश मीडिया सब इंट्रोड्यूस हुए हैं, टर्किश ड्रामा के स्टाइल्स हम इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन आपने तो गालिबन बचपन ही से टर्किश लिटरेचर, टर्किश ड्रामे, फिल्में देखी होंगी। सो हाउ डू यू कंपेयर कि क्या मेजर फ़र्क क्या है? क्या अभी ये बड़ी प्रोडक्शंस होनी शुरू हुई है, टर्किश इंडस्ट्री पहले से ही ऐसी? टर्किश इंडस्ट्री बहुत पहले से इसी तरह काम कर रही है, लेकिन वो भी अब बहुत बड़ी हो गई है। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अरसे से वेस्ट में कोई ऐसा दोस्त ढूंढ रहा था जो गोरा भी हो और मुसलमान भी, मतलब गोरा इन द सेंस कि यूरोपियन टाइप हो और वो इस्लाम की वैल्यूज़ भी वहाँ पे हों। तो वो ये कॉम्बिनेशन उन्हें मिल गया है। अब उन्हें दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ड्रामे भी पसंद किए जा रहे हैं, लार्जली हिस्टोरिक ड्रामास जो हैं वो ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे ड्रामे भी पाकिस्तान में काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। अश्क मेमनू काफ़ी चला था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं। खाने भी मिलते हैं, वो लोग भी बहुत शौकीन हैं, गोश्तखोर हैं। यहाँ पे भी बहुत गोश्तखोर हैं और जनरली टर्क्स हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। उनके दिल में बहुत दर्द है पाकिस्तानियों के लिए, ये हमेशा से है। इसकी क्या तारीख़ है मुझे नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं खिलाफत मूवमेंट की वजह से है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पाकिस्तान यानी बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने बहुत साथ दिया था तुर्की का, इसलिए ये फीलिंग्स हैं। मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जेन्युइनली पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत मोहब्बत है, वो भाई कंसिडर करते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रवाबित में, अपने रास्तों में इसी तरह की चीज़ों का ख्याल रख के चलें, वही फीलिंग्स लेके। तुर्की ज़बान की फ्लुएंसी आपकी उतनी है जितनी उर्दू की? नहीं, मैं ज़्यादा ज़िंदगी मैंने यहाँ पे गुजारी है और वालदा का जो इन्फ्लुएंस था वो इतना ज़्यादा मुझ पे आ नहीं सका, क्योंकि पाकिस्तान एक स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का, तो वो जब आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ ट्रैवल करके जाना पड़ता था, यहाँ पे रह रहा था, तो यहाँ का असर ज़्यादा है। अब कोशिश कर रहा हूँ कॉन्शियसली ख़ुद कि मैं टर्किश को पढ़ूँ और सीखूँ। बहुत स्लो प्रोग्रेस है क्योंकि वालदा अब दुनिया में है नहीं, जब थी तब करना चाहिए था, तो वो टाइम ज़ाया हो गया। बट उनकी खातिर इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगा। टीपू, आप हमारी इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में से हैं, उन स्टार्स में से माशाल्लाह, जो कि वाकई वो गोरा साहब का कैरेक्टर देना हो तो
गोरा साहब के मैं लिए? तो कहता हूँ मुझे दें मगर ये लोग मुझे देखते ही नहीं हैं। माशाल्लाह 100 से ज्यादा सीरियल्स जी। और इतना काम किया, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई गोरे का कैरेक्टर, कोई फॉरेनर का कैरेक्टर? भाई यहाँ पे अगर चीज़ें मुख्तलिफ बनेंगी तो हम कुछ करेंगे ना। आप चीज़ें मुख्तलिफ बनाने को तैयार ही नहीं है। अब वो दौर तो चला गया जब 80s और 90s के ग्लोरियस पीटीवी के ड्रामे आया करते थे जिसमें मुख्तलिफ किरदार हुआ करते थे। इतना बड़ा वार्डरोब का सेक्शन था, यहीं आपके पास ही है जहाँ आप बैठे बिल्कुल, में। बिल्कुल। उसमें विग्स होती थी, पता नहीं क्या क्या कुछ होता था। लोगों को आके काम करने का मज़ा भी आता था। अब एक रन ऑफ द मिल सिस्टम है, बस आ रहे हैं, ये आपके घंटे हैं, ये आपके सीन हैं, इतने सीन हमने आज करने हैं, ये आपके घंटे हैं, ये आपके कपड़े हैं। बस घंटे मतलब आवर्स, इतने घंटे आपने लगाने और आपने वापस चले जाना है। दिहाड़ीदार मजदूर। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हो गया है। हार्डली कोई 12-13 ड्रामों के बीच में कोई ऐसा किरदार आता है, और मेरे पास तो अब बहुत ही कम आता है क्योंकि मैं अदाकारी से ज़्यादा अब गा रहा हूँ। हालांकि मैं अदाकारी करना चाहता हूँ, लेकिन अब बेकार चीज़ तो नहीं करना चाहता ना। मेरा दिल चाहता है अच्छी चीज़ें करूँ। मेरे पास चीज़ें जो आती हैं वो मज़े की नहीं होती हैं, शायद उन्हें मैं इस काबिल नहीं लगता। ऐसा क्यों है कि वो बाहर 12-13 के बाद कोई एक चीज आती है? क्या हमारा नाजिर, हमारा व्यूअर ही की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं? मार्केटिंग वाले तो वही दिखाएंगे व्यूअर को जिस पे पैसा कमाएंगे। इट्स ऑल अबाउट, एट द एंड ऑफ दैट, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग गुड मनी। मुझे लगता है कि हम जितना वक्त अपने फ़ोन में सर्फ कर रहे हैं, अपने फ़ोन्स के अंदर, मैं भी इंक्लूडेड, उससे हमारा दिमाग की जो कैपेसिटी है ना, हम उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो हमारा दिन गुजर जाता है, फिर हम कहते हैं अरे दिन बहुत जल्दी गुजर गया। हमने उसमें कुछ किया नहीं होता है सिवाय 3-4 घंटे फ़ोन को देखने के। अब वो बच्ची बेचारी कुछ अपनी बात कर रही थी, उसकी बात पूरे मुल्क में मशहूर हो गई है। कभी कोई और बात होती है, वो पूरे मुल्क में मशहूर हो जाती है, और 1 से 1.5 दिन में आप देखेंगे कि वो खबर सामने से हट जाती है। उसके बाद दूसरी खबर आ जाती है, फिर दूसरी खबर आ जाती है, आप उसको फॉलो करते रहते हैं और आपके दिन गुजर रहे होते हैं। जब आपके दिमाग में वसअत नहीं होगी, आपकी नज़र में विजन नहीं होगी, आप कैरेक्टर्स की डेप्थ में नहीं जा सकते, ना परफॉर्म करने में, ना लिखने में, ना बनाने में ड्रामे, और शायद देखने में भी नहीं। शायद देखने में भी। आपका व्यूअर भी अगर उसी स्मार्टफोन की उस 2.5 मिनट की रिटेंशन पावर के अंदर ही अपनी जिंदगी सर्व कर रहा है, तो फिर उसको समझ कैसे आएगा मुन्नू भाई का, या फातिमा सुरैया बजिया, या अशफाक असगर अहमद, नदीम बानो सैयद कुर्सिया, असगर साहब। नदीम सैयद के उनके वो जो डायलॉग्स थे, वो उनको समझने के लिए भी आपको एक थोड़ा सा सीन होना चाहिए था। समझना चाहिए। और जब तक आप अगर वही चीज़ जो हम बना रहे हैं वही उनके फ़ोनों में जा रही है, वही वो देख रहे हैं, तो यहीं तक रहेगी नज़र और यहीं तक रहेगी सोच, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा रोज़ का झगड़ा ही यही होता है कि हम अपनी रिसर्च करने को तैयार नहीं हैं, और हम अपनी सोच में इतने पक्के हैं कि हम बिलीव ही नहीं करने को तैयार हैं कि कोई दूसरी चीज़ बेहतर हो सकती है। हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे एडमिट करना चाहिए, यार ये मैंने गलत किया है, आप मुझे कोई सही चीज़ बता दें तो मैं समझ लूँगा हाँ यार ये सही कह रहे हैं। ये इंसान को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि दूसरे अगर कह दे कि आप ये गलत कर रहे हैं तो आप मान लें ये बात। ये आप इतना मुश्किल काम दे रहे हैं करने इसमें बहुत को। बड़ी जीत है, मेरा तो बड़ा फ़ायदा होता है। मुझे कोई अच्छा। बता दे कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मेरा तो बहुत फ़ायदा होता है, मैं सही हो जाऊँगा, मुझे एडवांटेज मिलेगा। लेकिन वो जो अना टूटेगी टीपू, अना टूटती रहे। अना क्या चीज़ है? अना कुछ भी नहीं है। इतना सा इंसान है, 6 इंच की जगह पे आप खड़े नहीं हो सकते, उसी के अंदर चले जाएंगे। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी नीचे की ज़मीन को? कभी भी नहीं कर सकते। अभी ग्रेविटी ख़त्म कर दे अल्लाह ताला, हवा में उड़ जाएंगे। पाँव नीचे से निकाल दे, अभी पाँव यहाँ पे क्रैम्प पड़ने लग जाए, मैं ज़मीन पे लेट जाऊँगा, सेट के बीच में ऐसे ऐसे करूँगा, सॉरी मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करा सकता। नहीं कर सकते, आपके पास कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। आपके पास जो है वो ताल्लुक़ है जो आप अल्लाह ताला से कायम कर सकते हैं, या अल्लाह ताला से कायम कर सकते हैं, अपनी मखलूक से कायम कर सकते हैं, इंसानों से कायम कर सकते हैं। उस पर आप जोर दें। म्यूजिक में क्या हो रहा है? लें, इंफॉर्मेशन लें। म्यूजिक में क्या हो रहा है? म्यूजिक में लास्ट टाइम जब आपके सामने गया था उससे कुछ 19-20 बेहतर हुआ हूं। उसको भी मेरा ख्याल है 9 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो नहीं, उससे कितना अच्छा गाया था तुमने। तो अब अगर तब आई मीन, बट अब मैं ज़रा सीरियसली लेता हूँ चीज़ों को। अभी भी मैं कोई क्लासिकली ट्रेंड नहीं हूँ, लेकिन अब फील ज़्यादा होती हैं चीज़ें ना। अच्छा। ज़िंदगी में ज़्यादा देख लिया, दुख ज़्यादा फील होता है, खुशी कम नज़र आती है लेकिन ज़्यादा महसूस होती है, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो गया है। सॉन्ग राइटिंग खुद भी कर रहे हो? सॉन्ग राइटिंग खुद भी कर रहा हूँ। अभी 3 गाने हैं इस वक्त जो बन रहे हैं। एक शिकवा स्लैश हमद है, यानी अच्छा। शिकवा भी है, सवाल भी है और हमद भी है। एक कुत्ते की ज़बानी इंसान को पैगाम, ओके। ये एक लिख ये रहा हूँ। बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट ये एक लिख रहा हूँ।
कुत्ते की ज़बानी इंसान को पैगाम। जिंदा है लाशें, इंसान तो कब के मर गए, मुझे इंसान चाहिए, नूर खुदा चाहिए। इस तरह की उसकी पोइट्री है। वाह, ये कुत्ता जो है वो ये कुत्ता क्या है, मुखातिब। वाह, वफा क्या है मुझसे सीखो, दर्द क्या है मुझसे पूछो, मुझे इंसान चाहिए, नूर खुदा चाहिए। वाह, इस तरह का मैंने खुद ही लिखा है। ये हमारे माशरे का मसला है। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं चीज़ों को लेके डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं, मतलब हमें दूसरों के इमोशंस का असर नहीं होता, या शायद हम अपने मसलों में इतने घिरे हुए हैं बेहिसी कि निकल नहीं सकते। बेहिसी और ज़िद बहुत ज़्यादा है, जिद। और टाइम जाता जा रहा है। आप इंसानों के साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, एक मशीन के साथ आपका कांटेक्ट है, तो आप अच्छा बुरा और फेलियर नहीं मिल रहा आपको। अगर आपको आपकी चोट लगेगी ना और आपकी अना टूटेगी, तो फिर आपके अंदर का इंसान बाहर आएगा, वरना आप अपने अंदर तुर्रम खान चल रहे होंगे। टीपू को ऐसी क्या चोट लगी थी, ऐसा क्या फेलियर हुआ था कि इस तरह के ख्यालात ने जन्म लिया? बहुत सारे दोस्त चले गए दुनिया से, जल्दी इंतकाल हो गया, आहिस्ता आहिस्ता डेंट पड़ता रहता है पर्सनैलिटी पे। मैं कभी भी बहुत सख्त मिजाज का इंसान नहीं था। लाइफ में बहुत कुछ देखा है मैंने। पेरेंट्स की सेपरेशन देखी जब मैं बच्चा था, बिल्कुल छोटा, गोद का बच्चा, इसलिए अम्मा के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सका। बहुत प्यार मिला जिन्होंने मुझे पाल के बड़ा किया, आज भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। मेरी अपनी इमीडिएट कज़न्स हैं, उन्होंने मुझे रेज़ करके बड़ा किया। दे लाइक माई पेरेंट्स इन ऑल मैनर एंड मीन्स, हर तरह से। वो देखा। फिर उसमें से मेरी जो अडॉप्टेड अम्मा थी वो चली गई दुनिया से, पुप्पी चली गई जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, बड़ा किया था। वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद का इंतकाल हुआ। ये सारी चीज़ें इंसान को डेंट करती हैं। फिर मैंने देखा कि एक बिल्ली और एक कुत्ते को खाना खिला के, कुत्तों से मैं डरता था, आपको याद होगा, जब मैं जाता था शानू के घर तो मैं उनको छुपाता था, पोगो को, और फिर आता था घर के अंदर। इतना सा था वो। हालांकि पोको का साइज अब मैं कैसे बताऊं कि इतना सा प्याली से एक जग जितना साइज। इतने बड़े अफगान कूचीज के बीच में खड़े होकर मैं उन्हें खाना खिलाता हूं, तो उनके प्यार ने मेरा रवैया बदल दिया। शायद अगर कोई कुत्ता मुझ पे हमला करे, मैं अपने बचाव के लिए मैं भी शायद उसे मार दूं, लेकिन अगर मैं किसी का कत्ल करूंगा तो क्या आप सारे इंसानों को मार देंगे? नहीं मारेंगे ना। या अगर कोई इंसान किसी औरत के साथ बदसलूकी करता है तो आप सारे मर्दों को तो नहीं मार देंगे कि ये सब पोटेंशियली बदसलूकी कर सकते हैं। इलॉजिकल बात मत करें। आप ही का नुकसान है, बहैसियत इंसान, बहैसियत कौम, आपका अपना नुकसान है और कुछ भी नहीं है। टीपू हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे कुछ दिल की बातें इनके साथ हो रही हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सॉन्ग इन्होंने हमें पढ़ के तो सुना दिया है, ज़रा सा थोड़ा सा गुनगुनवा भी लेंगे इनसे, और मंटो का एक्सपीरियंस भी इनके साथ शेयर करना है। सबा कमर, सरमद खुसट, इनके साथ काम करना कैसा लगा, कुछ अंदर की कहानियाँ, कुछ बातें, वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। टीपू मेरे साथ मौजूद हैं, टीपू शरीफ, और गपशप भी हो रही है, कुछ उनकी पर्सनल यादें और बातें, और साथ साथ काम का जिक्र तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। अच्छा जी, काम के जिक्र में मंटो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आई वुड से एक्सपीरियंस तुम लोगों के लिए, एक्सपेरिमेंट का लफ्ज़ मैं यूज़ करना चाहूँगा। बड़ी एक्सपेरिमेंटल सा काम था सरमद का, हमेशा वो बड़ा एक्सपेरिमेंटल काम करता है। टेल मी अबाउट हाउ इट वेंट वर्किंग विद सबा कमर एंड सरमद, who एक्ट भी कर रहा था, डायरेक्ट भी कर रहा था, तो 10,000 काम अपने साथ ले लेता है वो। सरमद आम तौर पे एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप वक्त गुजारना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सेट पे नहीं। बहुत मज़ा आता है, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है, चीज़ें हैं, खाने का शौकीन, ये वो। लेकिन सरमद के ऊपर आप जब काम का प्रेशर भी डालें, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को सीरियसनेस में तब्दील कर दें, उसको खाने को भी ना मिल रहा हो, तो सरमद का मूड ऑफ हो जाता है। जायज़ भी है, क्योंकि जब आप 350 की कास्ट के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि वो पीरियड पीस था और उसमें एक्स्ट्राज भी हैं और जेल के सीन भी हैं और सेट के सीन भी हैं, और सेट भी ऐसा कि अगर एक गलत कैलेंडर या एक गलत घड़ी भी आ गई तो आपको पता है मीडिया ने तो खाल उतार देनी है कि आपने देखा नहीं था क्या। तो हर फ्रेम को बाकायदा माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि कोई चीज़ मिस ना हो। फिर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क आवर्स, यानी सुबह 4 बजे की कॉल, पहुँचें, रात को 12 साढ़े 12 फ्री हों, 2-3 घंटा सोएं। कुछ लोग तो स्टूडियो में ही सोते थे। यहाँ पास ही है उस स्टूडियो में, उसका नाम भूल रहा हूँ, फेडरल बी एरिया में, इंटरनेशनल, वहाँ पर सेट्स लगे थे सारे पुराने। और फिर यू हैड टू हैव ऑथेंटिक 60s, 1960 की दिहाई वैसे ही दिखानी थी। एक एक बाल
ख़वातीन का, लोगों के आउटफिट्स, वो अगर चेन लगा रहे हैं घड़ी उस तरह की, वो चेन वाली घड़ी तो वो वैसी हाथ में कहीं किसी के घड़ी ना रह जाए, चश्मे के फ्रेम्स उस टाइम के हों, तो वो निटी ग्रिटी की वजह से ना सरमद बहुत परेशान था। फिर क्योंकि वो खुद मंटो प्ले कर रहा था, इसलिए उसको कॉन्स्टेंटली डाइट पे रहना था। वो बहुत सारा पाउंड्स उतारने थे, बिल्कुल एनोरेक्सिक, सूखा लगने के लिए, जिसे उर्दू में कहते हैं जी। हड्डी बिल्कुल, क्योंकि मंटो साहब बहुत पतले थे, तो वो आवाज़ बना के इस तरह करके वो पूरा करना बहुत तो मुश्किल पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर उस तरह से बड़ी डिटेलिंग बदलना होता है, तो इंसान के ऊपर असर होता है उन चीज़ों का। फिर भी उसने हमारे लिए फ़ाइट किया, जितना बेहतर किया जा सकता था चीज़ों को किया, जितना नॉर्मल के करीब रखा जा सके चीज़ को उतना रखने की कोशिश की। माशाल्लाह हर बड़ा एक्टर तकरीबन उस प्रोजेक्ट में था। हाँ। तो इसलिए बहुत हेल्प मिल रही थी उनके तजर्बे की वजह से उसको, और उसके डायरेक्शन स्किल्स की वजह से उनको। सबा मेरे ऑपोजिट थी। What a brilliant actor she is. क्या खूब इंसान है और क्या खूब अदाकारा है, कहना मेरे तो अल्फाज खैर कम है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं सबा कमर हूँ या ऐसा हो, हालांकि आई मीन कहने को मैं उससे सीनियर हूँ लेकिन उसका जो स्टैचर है हमारी इंडस्ट्री में वो मुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो कभी ऐसा फील नहीं कराया, ना पहले दिन ना आखिरी दिन। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ लाइंस कर लें तो वो कहे अभी मुझे नहीं करना, बल्कि मुझे तो डर लगा रहता था कि ये औरत कभी लाइन भूलती ही नहीं है, कोई डायलॉग। अच्छा। और ना कोई बताई हुई चीज़ कभी भूलती है। डायरेक्टर जो कान में कह दे उससे ज़्यादा ही आएगा, यहाँ मुझे ये मूव चाहिए तो वो उस जगह पे आके वही मूव मिलेगी, व्हाटएवर, है ना। और इतना ज़्यादा जज्बात इतने ज़्यादा थे उसके उस कैरेक्टर में कि मुझे कभी कभी तो ऐसा महसूस होता था कि ये वाकई मेरी बीवी है, और जिस तरह से ये मुझसे बात कर रही है और जिस तरह ये मुझे छू के गई है, मुझे लगता था यार ये असल में इस तरह हो गया है। वो इतनी ज़्यादा उसके काम में परफेक्शन है। वाह। तो मुझे कॉन्स्टेंटली बिल्कुल तैयार रहना पड़ता था, कोई गलती नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नॉर्मली मैं लाइन्स नहीं भूलता, अच्छा, उस वक्त भी नहीं भूलता था, लेकिन वो क्योंकि मुझे एक टोन बनाना था, मैंने तुम्हें समझाया है ना यूँ करके, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग ज़रा भारी आवाज़ में बातें किया करते थे, जान के मर्द जो थे उस वक्त के ना, थोड़ा मचीज़मो था वो, ज़्यादा बन के आना कि हाँ बहुत बड़े मर्द हैं, बहुत बड़े मर्द। फिर वो शौकत साहब कैरेक्टर भी इस तरह के थे, लार्जर देन लाइफ थे नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी, तो इनको बड़ा दिखाना था, छोटा नहीं कर सकते थे। सूट खरीदना, सूट पहनना, काफी रिसर्च हुई होगी, इवन चश्मे भी उस तरह के हों, यूं करके देखना भी है। मूछें मैंने रखी उस तरह की, मूछें अपनी कटवाई मैंने, पतली पेंसिल वाली मस्टैश बनवाई, लगवाई नहीं, अपनी उगाई। अच्छा, अपनी उगाई थी, ओके। और वो बाल वाल चिपका के पीछे रखना, जेल्ड बैक लुक, और ये सब तो बहुत मुख्तलिफ था, बहुत मजा आया। लेकिन अच्छा याद रहा। हमारी इंडस्ट्री में इस तरह का तजुर्बाती काम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं। हाँ, ये वही जो पहले बात हो रही थी, उतने ही बजट में किया ना, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़र्क नहीं था। उसके बाद उससे ज़्यादा बड़े बड़े और ज़्यादा महंगे ड्रामे बने। मैंने माना सरमद को थोड़ा सा उन्होंने रास्ता दिया होगा क्योंकि हमसफ़र हिट हो चुका था, और एक बहुत बड़ा नाम बन गया था सरमद का, उससे फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन साबित ये हुआ कि काम और भी ऐसा लोगों ने हो उसके सकता बाद है। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ। लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा करें, और ये रोती हुई औरतें और सासें और बहुएं, इनको कम करें, बहुत हो गया ये। और भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं, एक हज़ार ड्रामा और फिल्में अवेलेबल हैं आपके फ़ोन पे। आप क्यों हमारे ड्रामे देखेंगे अगर अच्छे नहीं होंगे। टिपू, मुझे बताओ कि आर यू मोर कंफर्टेबल का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरे ख्याल है मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, आर यू मोर यू एज एन एक्टर और एज एन एंकर, क्योंकि आपने एंकरिंग भी की है, कभी ट्रांसमिशंस वगैरह। माफ कर दें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, खुदा का वास्ता है क्यों इस तरह के सवाल कर रही हो, शर्मिंदा हूँ। नहीं, एंकरिंग क्योंकि इतना अच्छा, तुम देखो, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, यू स्पीक सो वेल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एंकरिंग ज़्यादा नहीं मिली, मैं इससे बहुत ज़्यादा एंकरिंग कर सकता था। मेरा भी यही ख्याल है, कर सकता था। आई मीन आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, मैं उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, जो कि मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप होस्ट कर रहे हो, कि आपका मेहमान आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन अना तोड़ो अपनी, आप नहीं, आप तोप नहीं है, मेहमान। आज मेहमान इंपॉर्टेंट है, शो खत्म हो तो फिर प्रोड्यूसर के सामने आप चौधरी बन जाए, वो अलग है। तो आपके ख्याल में एक्टिंग, अगर ये इस तरह का काम हो रहा होता कि हम डायलॉग्स याद रखते कि 20 साल बाद भी यार वो जुमला कहा था, इस तरह के मेरा ख्याल है मैंने 5 या 6 ही ड्रामे किए जिनके मुझे जुमले याद हों कि ये डायलॉग्स थे। संगे मरमर हो गया, या मैं अब्दुल कादिर हो गया, इस तरह के कुछ प्लेज याद रह जाते हैं।
क्या हम याद करेंगे मेरी बहन देवरानी, तुम्हारी सास उसकी थी, सास का घर ऐसा, शादी का, दीज थिंग्स डोंट मैटर। आई मीन ख़वातीन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, बट वो सिर्फ यही नहीं देखना चाहती। ख़वातीन को उठाएं और ख़वातीन को ताकत दें, ख़वातीन को स्ट्रक्चर स्टैचर दें, ताकि वो इससे बड़ा सोचें। इससे आपके बच्चे और आपके ख़ानदान बड़े बनेंगे। ये इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे कि आज मेरे घर में दाल और आलू के फड्डे चल रहे हैं और उस पर तलाक हो गई किसी की। ये ना करें, माशरे को नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। नहीं तो आप हमें क्या समझा रहे हैं? हमने तो आप जो दिखाएंगे हम देखते रहेंगे। हमने तो शाम को 8 बजे टीवी ये के मैं बार-बार एक ही हमने तो बात टीपू repeat को करता देखना है, रहूंगा। सबा कमर को देखना है। हमें तो मतलब टीपू को आप कम ही देखते होंगे अब टीवी पे, वैसे- क्योंकि टीपू ज़्यादातर अब उल्टी सीधी चीज़ों में होता है। अच्छा भाई, वो कंट्रोल रूम मुझे ये कह रहे टीपू के हमने प्रोग्राम को एंड भी करना है, तो ये ना कि वो गाना मिस हो जाए, वो थोड़ा सा वो गुनगुनाना जरूर मैं है। आपको वो शिकवा की 1-2 लाइन सुना देता बिल्कुल। हूँ। ऐ मेरे रब, तेरी दुनिया ये क्या है, क्या हो रहा है, पता नहीं है, और मैं क्या करूं समझ ना आए। ऐ मेरे रब, तेरी दुनिया में गुम हूँ, एक अदना सा बंदा, और क्या मकसद है समझ नहीं आता। मेरे रब, तूने भेजा क्यों हमें करना है क्या, कुछ तो दे बता। ऐ मेरे रब, तेरी दुनिया ये है क्या, आए क्यों हैं हम, देखो चल के। ऐ मेरे रब। कनेक्शन बनता है फिर ये मैंने लिखा नहीं है, practically- it just came like that. प्रैक्टिकली रिलीजियस हो या कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ? कहना अजीब सा लगता है, मीन आई डोंट नो, लोग अपने अपने फैसले रखते हैं। मैं 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं कुत्तों को प्यार करता हूँ और उसके बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मैं कभी भी परेशान नहीं होता। मुझे पता होता है कि मुझे जब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी, उससे भी अगर अल्लाह ताला ने निकालना होगा तो वो निकालेगा, नहीं निकालना होगा तो मुझे वापस बुला लेगा। आई डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। मौत से भी नहीं? मौत से भी, मौत आनी है, मैं बच तो नहीं सकता। अभी हो सकता है मैं स्टूडियो से घर ही ना जाऊं और ये इंटरव्यू वायरल हो जाए बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं डरना चाहिए, आगे बढ़ें, छोड़ें। लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वो अपनी अपनी ओपिनियन आपके ऊपर डालने की कोशिश लाजमी करेंगे। तो जब सोशल मीडिया पे कभी तुम्हारी ट्रोलिंग, बैशिंग होती है इसी तरह के, मैं बहुत तमीज़ से जवाब देता हूँ। मैं कभी अच्छा। आगे से गालियाँ नहीं देता, मैं इग्नोर भी नहीं करता। अगर मुझे ये लगता है कि वो इंसान ऐसा है जिसको कोई असर ही नहीं होगा और बार बार नहीं होगा, तो फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ख़त्म, निकाल दें, लाइफ से हटा दें। का आज़ादी इजहार है भाई, मतलब वो आज़ादी का इजहार करें, मैं जवाब भी दूंगा, आपको जवाब दूंगा, आपके ओपिनियन को जवाब दूंगा कि जी मेरी ये सोच है जिस पे मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई आके कहेगा कि अगर आपको सारे कुत्ते इतने पसंद हैं आप अपने घर में रख लें, और मैं उनको जवाब में ये कहूँ कि मुझे इंसान नहीं पसंद है, आप सारे इंसानों को अपने घर में रख लें, ये हम बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं ना दोनों आपस में। ये क्या बात है? ये कोई बात नहीं है। चीज़ ये है कि कोई चीज़ अगर ज़िंदा है, अल्लाह ताला ने बनाई है, तो उसका कोई रोल है माशरे में। आप अगर उससे सुपीरियर मखलूक हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे आप भी सहूलत से रहें और उसको भी तकलीफ ना हो। ऑन दिस टॉपिक, मतलब इस मज़मून पे ये बात कर रहा हूँ। और इन जनरल हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हम अपने आप को ज़रूर लेके चलें, हम सबसे पहले हैं, लेकिन हमसे किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। टीपू, वंडरफुल सेशन, बहुत मैंने लुत्फ उठाया, बहुत मजा आया। सॉरी आपको नहीं गरमा दिया मैंने, बड़ा मजेदार करवा दिया। और मेरा ख्याल है कि आपको भी, आपने हमें बताना है हमारे फेसबुक पेज पे कि टीपू की बातें आपको कैसी लगी। किसी बात से आप डिसएग्री करते हैं तो भी इनबॉक्स जरूर हाँ, उसमें शक नहीं। लेकिन आज के पूरे सेशन का जो हासिल था वो पता क्या है? क्या है? ये जो तुमने एक बात की ना कि मुझे एंकरिंग उतनी नहीं दी जाती
नहीं 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 ये बहुत सही, मैं टोटली एग्री करता हूँ। प्लीज, चाहे पीटीवी है चाहे अरे, प्राइवेट चैनल, क्या? यार टीपू से एंकरिंग करें, देखिए कितनी अच्छी बातें करता है, कितना नहीं सेंसिबल नहीं बात। नहीं, वो आपके सवालों की वजह से जवाब अच्छे आ रहे हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरे को क्रेडिट दें, इससे आप छोटे नहीं होते। मेरे उस्ताद कहते थे, मेरे स्विमिंग कोच, उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि हमेशा दूसरे को बड़ा करो, दूसरा बड़ा होगा, ज़्यादा लोग बड़े होंगे, आप भी लिफ्ट हो जाएंगे खुद ही। वाह, क्यों नहीं? वेरी नाइस। इसमें क्या नुकसान है? नो कोई डाउट, नुकसान नहीं, नो डाउट, कोई नो नुकसान डाउट। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे सीनियर हैं, आपसे हम लोग सीख के चीज़ें आगे लेके जाते हैं तो बेहतर होते हैं, ये ज़रूरी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जीते रहो आप, और इसी Thank तरह you. अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे इंशाल्लाह, एक्टिव कोशिश यही ऑल द होती है। बेस्ट, ऑल द Thank you, बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त जो हमने सजाई टीपू शरीफ के साथ, इससे अब आपसे इजाजत चाहेंगे। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।